बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। द फर्स्ट थिंग इज़ ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में पहला वर्ड क्या है? फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, मूविंग इन द एयर, और यू कैन से फ्लाइंग। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्ली, खुशी, जॉय, happiness. The next word is host, जुंट, कसीर तादाद आप कह सकते हैं, in large number, jocund, खुशो खुरम, happy. The next word is twinkle. Twinkle means damakna, shine with a light that keeps changing from bright to faint and from faint to bright. The next word is pensive, purtafakkur, thoughtful. And the last word is solitude, tanhai, loneliness. ग्लॉसरी में आपने क्या याद करना होता है? आपने इसके स्पेलिंग्स याद करना होते हैं और इसके सिनोनिम्स को याद करना होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के मंदरजा झैल सवालात के जवाब दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? द आंसर इज दिस पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर. इट टेल्स अस दैट नेचर इज अ सोर्स ऑफ प्लेयर फॉर अस. इट रिमूव्स सैडनेस एंड टेक अस इनटू अ वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस. ये नज़म फ़ितरत की खूबसूरती से मुतल्लिक है। ये हमें बताती है कि फ़ितरत हमारे लिए खुशी का ज़रिया है। ये उदासी को ख़त्म करती है और हमें खुशी की दुनिया में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम? इस नज़म में आबिए नरगिस के फूल किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? The answer is, in this poem, the daffodils are the representative of nature. They are the symbol of natural beauty. इस नज़म में आबिए नरगिस के फूल फितरत के नुमाइंदे हैं, वो फितरी खूबसूरती की अलामत हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what wealth do memories of the scene give to the poet? मंजर की यादें शायर को कौन सी दौलत मुहैया करती हैं? The answer is, the memories of the scene provide the poet with happiness, joy and inspiration. कि मंजर की यादें शायर को खुशी, शादमानी और जोश मुहैया करती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उनको भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम, कि उन अल्फाज की एक फहरिस्त बनाएं जो नज़म में सूती असर को उजागर करते हैं, इनके साउंड इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सो द आंसर इज़ फॉलोइंग आर द वर्ड्स इन द पोएम दैट हाइटन द साउंड इफ़ेक्ट. वो अल्फाज जिन्होंने नज़म में सूती असर को उजागर किया वो ये हैं, मसलन फ्लटरिंग, डांसिंग, स्ट्रेच्ड, टॉसिंग, वेव्स एट्सेट्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ द पोएट हाइटन्ड the impact of the poem by using the figurative language. शायर ने किस तरह इल्मुल कलाम के साथ, यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करके इल्मुल कलाम के इस्तेमाल से नज़म की तासीर को उजागर किया है? द आंसर इज़ द पोइट हैज़ हाइटन्ड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम by using similes, metaphors, personification and imagery. शायर ने तशबीह, इस्तिआरा, तजसीस और मंजरकशी के ज़रिए नज़म की तासीर को उजागर किया है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेक्स्ट हमारा ग्रामर का पोर्शन आ रहा है, हम उसमें पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? उसमें पहली चीज़ लिखी हुई है सिमिली, तशबीह। सिमिली क्या होती है? कहते हैं सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज़ यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन between two ideas that are basically dissimilar. यानी कि दो ऑपोजिट चीज़ों को आपस में कंपेयर करना एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हुए ये सिमिली कहलाती है, ये इस्तिआरा कहलाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हर आईज ट्विंकल लाइक स्टार्स,
कि उसकी आंखें जो हैं वो सितारों की तरह चमकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि आइज़ को सितारों के साथ कंपेयर किया जा रहा है लाइक का वर्ड यूज़ करते हुए। नेक्स्ट में क्या कहता है, बी पार्ट के अंदर, शी वॉज एज बिजी एज अ बी, वो इतनी मसरूफ़ है जितनी कि शहद की मक्खी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है शी और बी के दरमियान में। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक और एज, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। किया इसमें भी दो चीज़ों को कंपेयर जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज का वर्ड ख़त्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, कि वो फाइट के अंदर, लड़ाई के अंदर शेर साबित हुआ। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि हिज हर्ट इज़ रेड, रेड रोज, उसका दिल सुर्ख है, सुर्ख गुलाब की तरह। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, तो ये सिमिली होगी। मैं एक चीज़ को एक दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ वर्ड लाइक और एज। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ही इज़ अ लाइन, वो तो शेर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा। थर्ड थिंग इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं तजसीम को। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। मतलब कि जब किसी बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दे दी जाती है तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, द कैंडल फ्लैम डांस्ड इन द डार्क, और बी है द सनफ्लावर्स नॉडेड इन द विंड। अब देखें, एक बेजान चीज़ है कैंडल और सनफ्लावर, लेकिन इनको जानदार की खसूसियत दे दी गई कि वो डांस कर रही हैं या नॉडेड कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो हम इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर से एक मिसाल लेते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, हालांकि दीवारों के कान तो नहीं होते। दीवार तो एक बेजान चीज़ है, लेकिन हम उसको जानदार की खसूसियत दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ की जा रही है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, मंजर कशी। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste and sound. Examples of imagery. Number one is visual. बसरी, यानी कहने की मुराद उसकी ये है कि जब हमारी सेंसेस यूज़ होते हुए हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है तो उस चीज़ को इमेजरी कहा जाता है। हमारी सेंसेस कौन कौन सी हैं, पहली चीज़ विजुअल, हमारा देखना। हमारे देखने से मुताल्लिक यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अब ये चीज़ हमारे अंदर क्या पैदा कर रही है, हमारे मंजर के अंदर एक तस्वीर बना रही है कि बड़े बड़े दरख्त हैं, घना जंगल है, उसके अंदर बड़े बड़े दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना रही है। सेकेंड है ऑडिटरी। इसका ताल्लुक हमारी समात के साथ है, हमारे कानों के साथ है। जैसे इसने एग्जांपल दी है द रसलिंग ऑफ लीव्स, के पत्तों की सरसराहट। अब पत्तों की सरसराहट को सुनने के लिए हम अपनी ऑडिटरी जो सेंस है उसको यूज़ करते हैं और अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से स्मेल से रिलेटेड है, सूंघने से मुतल्लिक सेंट ऑफ एप्पल जिसकी मिसाल दी गई है। टेस्ट से रिलेटेड, जायके से रिलेटेड क्या है, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। और लास्ट है टच, छूने से मुतल्लिक रग्ड एंड रफ पाथ। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सेंसेस जो हैं, जब हम इन चीज़ों को फील करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ रहा है, कहता है इन डैफोडिल्स सिमिलीज आर यूज्ड इन स्टेंजा 1 and 2। कैन यू टेल what two things are compared in each of these stanzas? आंसर है जी कि इन द फर्स्ट स्टेंजा प्रोनाउन आई हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द क्लाउड। पहली चीज़ तो ये है कि आई जो है, आई मुराद पोइट था, उसने अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर किया था, बादल के साथ कंपेयर किया था।
इन द सेकेंड स्टेंजा, और दूसरे स्टेंजे के अंदर क्या हुआ था कि डैफोडिल्स हैव बीन कंपेयर्ड विद स्टार्स, के डैफोडिल्स को स्टार के साथ कंपेयर किया गया था. सो देर इज़ वन सिमिली इन ईच स्टेंजा, लिहाजा दोनों स्टेंजा के अंदर एक एक सिमिली को यूज़ किया गया है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो बी पार्ट के अंदर कहता है कि पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम. इस पोइम के अंदर एक पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुई है, आप वो भी बताएं कौन सी यूज़ हुई है. आंसर है द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. हियर वेव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड. उसने जब कहा था कि जो झील की लहरें हैं वो खुशी के साथ डांस कर रही हैं, तो ये इसका डांस करना एक पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया है. सी पार्ट के अंदर क्या कहता है कि हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू सिमिलीज, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशंस. कैन यू आइडेंटिफाई देम? राइट एस फॉर सिमिलीज, एम फॉर मेटाफर एंड पी फॉर पर्सोनिफिकेशन. तो पहली इसने जो चीज़ दी है वो क्या है कि टाइम इज़ मनी. तो यहाँ पर आप देखें दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है, लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं है तो हम कहेंगे ये मेटाफर है. सेकंड है द एप्पल ऑफ माई आई. अब यहाँ पर भी दो चीज़ों को कंपेयर किया गया, लाइक और एज का वर्ड नहीं है तो हम कहेंगे कि ये मेटाफर है. नेक्स्ट है एज बिजी एज अ बी. अब दो चीज़ों का कंपैरिजन एज का वर्ड यूज़ करते हुए किया जा रहा है तो ये सिमिली है. नेक्स्ट इसी तरह से एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये भी सिमिली है. द नेक्स्ट वन इज द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट. अब ये एक पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन ने आपको बताया कि बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत देना. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दी गई है. ब्राउन ग्रास वॉज बेगिंग फॉर वाटर. पानी की क्या ज़रूरत, तो यहाँ पर एक बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दी गई, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट है एज जेंटल एज अ लैम्प. एज का वर्ड आ गया, दो चीज़ें कंपैरिजन हो रही हैं तो ये भी क्या है, सिमिली. एज वाइज एज एन आउल, ये भी सिमिली है. द नेक्स्ट वन इज द स्टोरी इंजन विज्ड इट्स डेथ कफ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेजान चीज़ को जानदार की खसूसियत दी गई तो हम कहेंगे कि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है ब्लैंकेट ऑफ स्नो. दो चीज़ों का कंपैरिजन, लाइक और एज का वर्ड नहीं है, ये क्या हो गया, मेटाफर. द हार्ट ऑफ लाइन, अगेन ये मेटाफर. एज ब्लैक एज अ क्रो, ये क्या है, सिमिली. डी पार्ट के अंदर कहता है जी कि अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट इमेजरी इन द पोइम. उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उन फ्रेजेस को अंडरलाइन करें जो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज बना रही हैं इस पोइम में से. तो आंसर है जी आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. तो लॉनली का वर्ड इमेजरी क्रिएट कर रहा है. सेकंड है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रेस. यहाँ पर फ्लटरिंग और डांसिंग के वर्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं. थर्ड है टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. तो यहाँ पर टॉसिंग देयर हेड्स और स्प्राइटली का वर्ड. और स्टैंजा नंबर 4 के अंदर द वेव्स बिसाइड देम डांस. तो यहाँ पर डांस का वर्ड भी हमारे माइंड के अंदर एक इमेजरी को क्रिएट कर रहा है. तो आई होप सो कि आपको फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इन चार चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. वोकैबुलरी के अंदर कहता है कि यूज़ अ थिसॉरस टू फाइंड 3 मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. उसने में 3 वर्ड दिए हैं, उससे रिलेटेड हमने 3 उसके सिनोनिम मज़ीद बताने हैं. पहला देखते हैं, कहता है सा, ग्लैंस, गेज. इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब होता है गौर से देखना या देखना. अब इससे रिलेटेड 3 सिनोनिम हमने मज़ीद लिखने हैं, वो क्या हैं, बिहोल्ड, लुक एंड स्टेयर. इसी तरह से है शाइन, ट्विंकल, स्पार्कल. इन अल्फाज का मतलब चमकना होता है. इससे रिलेटेड 3 वर्ड हमारे पास क्या हैं, बीम, ब्लिंक और ग्लो. नेक्स्ट है जी कॉनोटेशन के बारे में. कॉनोटेशन क्या होती है देखते हैं कि द कॉनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग्स associated with a word as opposed to its literal meaning. जो लिटरल एक होता है कॉनोटेशन और दूसरा होता है डेनोटेशन. डेनोटेशन कहते हैं जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है. कॉनोटेशन उसका ऑपोजिट होता है, उसका मुखालिफ होता है. मुखालिफ इस सेंस में कह सकते हैं कि वो अपने लिटरल मीनिंग से हटकर
अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देता है, यानी कि जो बात हो रही होती है उसके मुताबिक लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये कॉनोटेशन होती है। एग्जाम्पल में क्या कहता है, एग्जाम्पल उसने दी है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन दी है उसने और एक नेगेटिव कॉनोटेशन दी है। सॉलिट्यूड और लॉनली का वर्ड यूज़ किया है। सॉलिट्यूड कहता है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, ये पॉजिटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि मुराकबा करना, सोचना, गौर व फिक्र करना। जब हम पॉजिटिव सेंस के अंदर होंगे तो हम सॉलिट्यूड का वर्ड यूज़ करेंगे। और लॉनली जो है वो तन्हाई है, तन्हा, यानी कि वो यूज़फुल नहीं है, वो अब अकेले बैठे हुए हैं, फारिग बैठे हुए हैं, तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है।